इस वक्त कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले तारुफ आपका करा दें। के शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, और अनुराग भदौरिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। एमएच खान साहब हमारे साथ हैं बीएसपी से, वही विजय त्रिवेदी साहब वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। के शर्मा साहब, सबसे पहले शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी, कितने साल हो गए सर सरकार में आपको यूपी में? 4.5 साल जी सर। 4.5 साल में क्या आप इंतजार कर रहे थे कि अलग अलग जगहों पर ये 50 ठिकाने चिन्हित करने में इतना वक्त लग गया, या पीयूष जैन के पास करीब 200 करोड़ कैश होगा, आप इंतजार कर रहे थे जब तक 200 का आंकड़ा या उससे ऊपर हो जाएगा तब छापेमारी करेंगे? सर टाइमिंग पर सवाल है, इस समय क्यों? अर्पिता जी, मुहूर्त निकालना ये सियासी लोगों का, विपक्षियों का काम है। एजेंसियां जो हैं इनपुट के आधार पर काम करती हैं, उनके पास जो सूचनाएं मिलती हैं जो उनके पास खुफिया जानकारी होती है उसके आधार पर वो कार्रवाई करते हैं। अब उसमें चुनाव है या नहीं है इससे कोई लेना देना नहीं है। यदि किसी के पास अवैध संपत्ति है तो उसको चुनाव रहे या न रहे उस पे छापे तो पड़ेंगे। लोगों को तकलीफ किस बात की है? मैं ये पूछता हूं, क्या छापे जहां पड़ रहे हैं वहां पैसे नहीं निकल रहे हैं, वहां अवैध संपत्तियां नहीं निकल रही हैं? तो अखिलेश यादव को इससे क्या तकलीफ हो रही है? वो जब छापे पड़ रहे हैं तो संपत्तियां तो मिल रही है ना वहां पर अवैध रूप से। तो क्या ये अखिलेश यादव जो है इन जो धन पशु हैं जो क्या इनके संरक्षण में खड़े हैं? बिल्कुल खड़े हैं, क्योंकि 7 दिन पहले भी जो छापे पड़े उत्तर प्रदेश के अंदर में, और जिसपे इनके जो है प्रवक्ता से लेके तमाम और जुड़े हुए इनके लोगों के अगर छापे पड़े तो क्या वहां पर घोटाले नहीं मिले? 800 करोड़ रुपए का घोटाला जो है वहां पर आया अवैध संपत्ति का, 86 करोड़ रुपए उसमें पकड़े गए, उसके अवैध संपत्ति पकड़ी गई। सवाल फिर ये उठता है, चलिए टाइमिंग पर मैंने पूछा, आपने कहा कि मुहूर्त नहीं निकलता है, सही बात कहा आपने, लेकिन ऐसा क्यों है कि सिर्फ विपक्ष से जुड़े हुए लोग क्या ही छापे पड़ रहे हैं? क्या आपकी पार्टी में या और जगहों पर सब साफ सुथरे हैं? केवल अखिलेश यादव जिनसे संबंध रखते हैं या जिनका संबंध उनसे होगा, विपक्ष यही कह रहा है कि क्या उन्हीं क्या केवल छापेमारी पड़ेगी? अर्पिता जी, थोड़ा बैक में जाना चाहिए और थोड़ी अपने, मुझे लगता है कि जो है जानकारी भी एकत्र करना चाहिए। इसके एक यानी लगातार वहाँ छापे पड़ रहे हैं, उसमें भाजपा के लोग भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। यदि जो भी अवैध काम कर रहा है, यदि किसी के पास ये यानी जानकारी यानी इनपुट मिल रही है तो उनके यहाँ छापे पड़ रहे हैं, और देश भर में पड़ रहे हैं, कोई एक जगह तो पड़ नहीं रहे हैं। अभी आपने अपने रिपोर्ट में बताया जब पहला छापा पड़ा तो देश के 30 स्थानों पे छापा पड़े थे। अभी आपने अपने रिपोर्ट पे बताया कि आज जो छापे पड़ रहे हैं उसमें जो है दिल्ली में भी छापे पड़ रहे हैं, जगह जगह अन्य ठिकानों पे भी छापे पड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये कहना कि केवल उत्तर प्रदेश में छापा पड़ रहा है, जहां जहां इनके लिंक हैं, जहां जहां इनके सोर्सेज मिल रहे हैं, और हर जगह से अवैध संपत्तियां निकल रही हैं। ठीक है, अनुराग भदौरिया साहब वो ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को थोड़ी निशाने पर ले रहे हैं। वो बता रहे हैं भाई अलग अलग जगहों पर छापेमारी हो रही है, और ऐसा थोड़ी है कि जो केवल समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है उनके यहाँ पड़ रही है। वो बता रहे हैं कि बीजेपी वालों की भी छापेमारी पड़ी। हाँ, बीजेपी वालों के यहाँ पड़ गई गलती से, पुष्प जैन की जगह पीयूष जैन के यहाँ चले गए थे, और जब उसकी गलती उससे हो गई आईटी डिपार्टमेंट से, और जहां पे 250 करोड़ कैश मिला तो भारतीय जनता पार्टी अब छुपाते घूम रही है उसको, उसका नाम भी नहीं ले रही है। पकड़ा गया है होलोग्राम, तो उससे विदेशी है, विदेशी गोल्ड हमारे देश के अंदर में कैसे आ गया? बिना एयरपोर्ट के माध्यम से आ सकता है, बिना सरकार के सहयोग से आ सकता है क्या? आप बता दीजिए। या इसीलिए तो आप एयरपोर्ट प्राइवेट नहीं कर रहे, लगातार और गोल्ड मंगा के इसी तरह से आप यहाँ जमा करते रहोगे। लेकिन ऊपर वाला है ना, ऊपर वाले ने देखकर कैसे सजा रही। आप जा रहे थे पंपी जैन के यहाँ, चले गए पीयूष जैन के यहाँ, तो आपकी पोल खुल गई। जब आपकी पोल खुल गई तब क्या हल्ला मचाने लगे? चोर की दाढ़ी में चिंता, चोर कैसी चोरी करता, हल्ला मचाना शुरू करता, चोरी हो गई, चोर 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 चोर। अरे भैया, पैसा तुम्हारा, काला धन तुमने खत्म कर दिया था। कहते थे हिंदुस्तान के अंदर में काला धन खत्म हो गया, अब काला धन किसी के पास नहीं है, सारा बैंक में आ गया, अब तो ब्लैक मार्केटिंग खत्म हो गई। तो ये काला धन कैसे मिल गया? काला धन कैसे आ गया? ये सरकार की नाकामी और सरकार की नाक के नीचे काला धन, इसके मतलब आपकी मिली भगत है। दूसरी बात, और ये कह रहे थे, सही कह रहे थे, ये जवाब दे थे, ये जो टाइमिंग होती है सियासी लोग करते हैं। गलती से पहला शब्द यही बोल गए थे सियासी लोग, सियासी बीजेपी है ना, तो सही बात बोल गए थे, फिर बाद में उसको सुधारते घूम रहे हो कि नहीं नहीं अधिकारी सियासी नहीं होते। पहला शब्द इन्होंने यही बोला था, ये सियासी लोगों का काम है टाइमिंग खोजना। मतलब भारतीय जनता पार्टी टाइमिंग खोज रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया, चाहे कितना भी टाइमिंग खोज दो, उत्तर प्रदेश की जनता ने
हमने टाइम तय कर दिया है कि ठीक है भदौरिया साहब, शर्मा साहब मैं जवाब उत्तर प्रदेश की जनता का टाइम खराब कर रहे हो। अब इनको बंद ठीक है अनुराग भदौरिया साहब, मैं ना डिबेट की शुरुआत में ही, एक सेकेंड सर भदौरिया साहब, मैं डिबेट की शुरुआत में ही आपसे ये कह देना चाहती हूँ कि जब आपकी बारी हो तो ही आप बोले, पूरा मौका सबको मिलेगा सर। भदौरिया साहब आवाज पहुंच रही है ना सर? देखिए अर्पिता जी, ठीक है, मैं एक सेकंड के शर्मा साहब, मैं इनको बोल दूं भदौरिया साहब को। भदौरिया साहब मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि एक एक करके अपनी बात रखें ताकि मुद्दों पर बात हो जाए। अगर आप बोलते रहेंगे तो के शर्मा जिनसे आप जवाब चाह रहे हैं वही जवाब नहीं दे पाएंगे, है ना? ठीक है भदौरिया साहब, चलिए के शर्मा साहब। अर्पिता जी, अनुराग जी ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो डिपार्टमेंट हैं आईटी, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, ईडी भी है, ये एक स्वायत्त संस्थाएं हैं और विश्वसनीय संस्थाएं। ये अखिलेश यादव की पुलिस नहीं है, अखिलेश यादव की सुरक्षा एजेंसी नहीं है जो अपराधी की जगह जो है भैंस ढूंढने चली जाए। तो इसलिए जिनके यहाँ भी इनपुट हैं, चाहे वो पीयूष जैन है, चाहे पम्मी जैन है, चाहे कोई और है, चाहे मियाँ मलिक है, जहां भी इनपुट होंगे वहां पर पढ़ेंगे। और इसमें इनको पर मैं कह रहा हूं, यदि मान लो मैं आपकी एक बात मान भी गया, यदि आप जो कहते हैं तो आपको तकलीफ किस बात की है भाई? अवैध संपत्ति पकड़ी जा रही है ना, आप जो है अवैध संपत्ति के संरक्षण में क्यों खड़े हो गए? आप पशुधनों के संरक्षण में, मैंने धन पशुओं के संरक्षण में क्यों खड़े हो गए? क्यों आपके पेट में जो बौखलाहट हो रही है? इसलिए हो रही है आपको क्योंकि कहीं एक मिनट बंद कराइए पिताजी, ये तरीका नहीं है। अरे भदौरिया साहब एक सेकंड सर, एक सेकंड, बीजेपी के विधायकों मंत्री का इनको बंद कराइए, जो आवाज के शर्मा साहब, ठीक है एक सेकंड, के शर्मा साहब आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे बीजेपी के नेता भी हैं जहां पर छापेमारी हुई हो। अगर मैंने गलत नहीं सुना तो आपने यही कहा। आप नाम बता सकते हैं कि कौन से ऐसे बीजेपी के नेता, विधायक, ऐसे शख्स जिनके घर पर छापेमारी हुई है, अवैध संपत्ति बीजेपी की तरफ, बीजेपी के जो नेता है उनके यहाँ से बरामद हुई हो? हुआ है ऐसा कुछ सर? क्योंकि आपने बोला शुरुआत में। मैं आपको बता रहा हूँ, केवल अभी बता दूं, ये भी आपसे कह दूं, अभी जो है एक बीजेपी से जुड़े हुए नेता ही है, जायसवाल है, उनके यहाँ भी छापे पड़े थे। एक जो है विधायक है उनके यहाँ भी पड़े थे। मेरे कहने का मतलब कोई भी गलत करेगा, कोई भी, उसमें भाजपा हो, समाजवादी हो, बीएसपी हो या कांग्रेस हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पिताजी। प्रश्न ये है कि जो भी गलत करेगा, जो भी गलत करेगा, किसी के कोई भी अवैध संपत्ति इकट्ठा करेगा तो उसके यहाँ ये होगा, इसमें कोई आपत्ति थोड़ी ना है। लेकिन मैं भदौरिया साहब अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं आपकी आवाज डाउन करवा दूंगी। ये मैं आपसे दूसरी बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं पूरी डिबेट में रिक्वेस्ट ही नहीं करती रह जाऊंगी सर। भदौरिया साहब पता चल जाएगा। नहीं, आप उनका चलिए मैं आप दोनों को रोक रही हूँ, मैं आप दोनों को रोक रही हूँ। एमएच खान साहब, नहीं, दोनों को मत रोकिए, मेरी बात पूरी होने दीजिएगा, मेरी बात पूरी होने दीजिए। शायद एमएच खान साहब का नेटवर्क नहीं है, उनसे फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करूँ। लेकिन विजय त्रिवेदी साहब है इस वक्त। विजय त्रिवेदी साहब, जो आरोप टाइमिंग पर लग रहे हैं, आप क्या ये मान रहे हैं कि इस वक्त चुनाव के लिहाज से ही इस तरीके से छापेमारी हो रही है? क्या आपको भी इसकी संभावना लग रही है जैसे संभावना विपक्ष की तरफ से जताई जा रही है? और 4.5 साल का वक्त सरकार को लग गया ये पता करने में कि पीयूष जैन एक शख्स हैं जिनके पास इतनी संपत्ति होगी और उनके ठिकाने इतने होंगे, 50 जगहों पर, अलग अलग जगहों पर छापेमारी हो रही है। इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? अर्पिता जी, आपने जब डिबेट शुरू की और पहला सवाल किया, वहीं से सही सवाल था कि 4.5 साल क्यों लग गए। कुछ साल पहले की बात मैं बताता हूं आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा था सीबीआई को लेकर कि पैरट इन केज, तोता पिंजरे में है। उस समय हालांकि यूपीए की सरकार थी, लेकिन चाहे यूपीए की सरकार हो, एनडीए की सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, ये जो हमारी एजेंसीज हैं उनके अनबायस्ड होने पर सवाल बार बार खड़े होते हैं, चाहे वो सीबीआई हो, वो ईडी हो या इनकम टैक्स हो, वो लगातार। तो उनका इस्तेमाल ज्यादातर मामलों में देखा जाता है कि वो राजनीतिक तौर पर होता है। और जब जब चुनाव होते हैं, अभी हमने पिछले 5 साल में देखा है, 7 साल में देखा है, 10 साल में देखा है कि जब भी चुनाव होते हैं तो जो विपक्षी पार्टियां होती हैं जिन भी राज्यों में, जहां पर भी उनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनके खिलाफ इस तरह की छापेमारी होती है। पश्चिम बंगाल में भी हुई, अभी उत्तर प्रदेश में हो रही है, और जगह पर भी हो रही है। तो ये लगातार होती है और ये केवल भारतीय जनता पार्टी का नहीं, हमेशा इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन के शर्मा जी की बात ठीक है कि यदि टाइमिंग तो इंपॉर्टेंट है, वो पॉलिटिकल मसला है, लेकिन क्या छापे के बाद जो संपत्ति पकड़ी गई वो अवैध थी कि नहीं थी, तो क्या उस पर काम किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए, क्या उसे
अपराधी माना जाना चाहिए कि नहीं माना जाना चाहिए, ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। लेकिन 4.5 साल में आपको कानपुर में बैठे हुए व्यापारी के बारे में पता पड़ता है। और फिर ये सवाल तो उससे बड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी ने नोटबंदी का सबसे बड़ा फैसला लिया था और कहा था कि ब्लैक मनी खत्म हो जाएगा। तो एक व्यापारी के पास एक शहर में 250 करोड़ 200 करोड़ मिल रहे हैं, तो देश भर में आप ऐसे लोग सोच सकते हैं कि कितनी ब्लैक मनी हमारे पास है। तो क्या पार्टी ये समझ रही है कि नोटबंदी की जो योजना थी वो ठीक से लागू नहीं हुई, या उस बारे में कोई गलत फैसला किया गया? और टाइमिंग को लेकर सवाल उठाना जायज है, क्योंकि जब भी चुनाव होते हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, आपको पता है कि चुनाव के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए हैं। चुनाव आयोग अभी 3 दिन से उत्तर प्रदेश में था, अगले हफ्ते तक वो घोषणा भी कर देगा। तो ऐसे समय में ये बात हुई है। और वो जो के शर्मा साहब कह रहे हैं कि बीजेपी के लोगों पर भी हो रहा है, तो रोशनी उनको ज्यादा डालनी चाहिए कि कौन कौन लोग हैं जो आपका सवाल है, तो उसका जवाब देंगे तो बेहतर होगा कि किस तरह से। शर्मा साहब, 2-3 सवाल यहाँ पर आए हैं, बिना घुमाए हुए जरा सवालों के सीधे जवाब हो जाए। पहला ये कि बीजेपी के वो कौन से नेता है? आपने एक जायसवाल का जिक्र किया, वो कहां से ताल्लुक रखते हैं, क्या उन पर कार्रवाई अभी तक हुई है? अगर आप ये स्पष्ट कर पाएं या और नाम बता पाएं कि कौन से बीजेपी के नेता हैं जिनके यहाँ पर भी छापेमारी हो रही है और आपका एजेंडा एकदम क्लियर है, जहां पर भी गलत होगा वहां पर बीजेपी और एजेंसियां खड़ी होंगी, उनके खिलाफ एक्शन होगा। जरा ये स्पष्ट कीजिए। दूसरा, नोटबंदी को लेकर भी सर, रुक जाइए, अभी मैंने कंप्लीट नहीं किया। नोटबंदी को लेकर भी सर, क्या नोटबंदी सफल, क्योंकि कहा गया काले धन ले आए जाएंगे वापस, 200 करोड़ की संपत्ति सर 1-2 दिन में, कल परसों में तो इकट्ठा नहीं होंगी, वक्त लगा होगा। खबरें तो ये भी हैं सर कि जानकारी पीयूष जैन को पहले से थी कि नोटबंदी होने वाली है, तो वो जो लाइन लगा के खड़े हुए थे सर, जो लाइन में लोग खत्म हो गए पैसों के लिए, वो केवल आम जनता के लिए, बड़े लोगों को पता था क्या कि नोटबंदी होने वाली है? नहीं, ये तो देखिए, ये सब तो अफवाहें हैं। इस पे तो कोई यानी कयास पे बहुत से प्रश्न खड़े किए जा सकते हैं कि किसको जानकारी थी, किसको नहीं थी। ऐसा तो विपक्ष हमेशा अफवाह फैलाते ही रहता है। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ, पहली बात तो ये है कि देखिए, सरकार छापे नहीं मारती है अर्पिता जी, पहले इस बात को समझने की जरूरत है। ये जो संस्थाएं हैं हमारे देश में, ये एक स्वतंत्र संस्थाएं हैं जिनके पास एक खुफिया रिपोर्ट के जो उनको प्राप्त होती है, उसके आधार पर वो इस तरह की कार्रवाई करते हैं और छापे मारते हैं। अभी जो है अपने त्रिवेदी साहब ने अच्छी बात कही, मैं पूछता हूं कि बंगाल में जो छापे पड़े, तो क्या अभिषेक मुखर्जी क्या छूट गए हैं क्या उनके ऊपर कोयला जो यानी खनन के दौरान जो छापे पड़े थे, तो क्या उस केस से वो बाहर हो गए? जो चिदम्बरम साहब के ऊपर जो छापे पड़े यानी और 6 महीना वो जेल में रह के आए, जो शिव कुमार जी पर छापे पड़ा, उनको वो जो जेल में रह के आए, क्या उन सब के केस खत्म हो गए? इवन इसी तरह का एक घोटाला नेशनल हेराल्ड केस का भी है, जिसमें कांग्रेस के माँ और बेटे ये दोनों भी उसके जो है जेल से बेल पर है। बेल का मतलब कोई बचना नहीं होता है अर्पिता जी। ये बेल मिल जाए तो इसको ये नहीं मान लेना चाहिए कि जो हम उस केस से बाहर हो गए या भ्रष्टाचार के आरोप से बाहर हो चुके हैं। तो जो ये घोटाले हैं, इसके अंतर्गत जिसके ऊपर भी कार्रवाई है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जिसके ऊपर भी कार्रवाई हुई है। बीजेपी के कौन से नेता हैं जिनके आपको अकूत संपत्ति की जानकारी मिली? एजेंसियों को मैं क्लियर कर दूं, एजेंसियों को, स्वतंत्र एजेंसियों को। पुनः एक बात आपको क्लियर कर दे रहा हूं जी। पहले तो ये चीज आप इसमें क्लियर, क्योंकि आपके करोड़ों दर्शक हैं, उनको जानना चाहिए इस बात को कि जब भी किसी के पास भी अवैध संपत्ति हो, किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। यदि कोई गलत काम करेगा तो कानून उस पर कार्रवाई करेगा निश्चित। अब मैं नाम बता देता हूं आपको। ओम प्रकाश जायसवाल यूपी जौनपुर से जुड़े हुए हैं, उनके यहाँ भी पड़ा है। अमरप्रीत सिंह जो है वो भी हैं। तो ऐसे और कई लोग हैं जिनके यहाँ पर भी कार्रवाइयां हुई हैं और वो भी कार्रवाई के अंतर्गत है। अभी क्या अपडेट है सर, क्या हो रहा है वहां पर? क्या अपडेट? उसमें जो कानून के तहत जो कार्रवाई उनके ऊपर चल रही है कार्रवाई, वो इनके यहाँ भी चल रही है। तो कानून तो अपना काम करेगा, कोई छूट के बचेगा क्या उसमें से? लेकिन मैं पुनः एक बार इसमें आ रहा हूँ, मैं एमएच खान साहब के पास नहीं जा पाई, नेटवर्क उस समय नहीं थी। ठीक है के शर्मा साहब, मैं आ रही हूं अर्पिता जी। मैं केवल ये बात कह रहा हूँ, आखिर उन लोगों के पेट पे दर्द क्यों? यदि अवैध संपत्ति रखने वाले लोग, यदि भ्रष्टाचार करने वाले लोग, और जहां समाजवादी भ्रष्टाचारी इत्र का दुर्गंध भी वहां पर व्याप्त हो, अनुराग भदौरिया साहब आ रही हूं। एमएच खान साहब, इस बात की आपको खुशी हो रही है कि इतना धन, अकूत संपत्ति, काला धन बरामद हुआ, या इस बात की खुशी हो रही है कि अच्छा हुआ बहुत फाइट में बीएसपी नहीं है, नहीं क्या पता वहां पर भी छापेमारी होने लगती? नहीं, ये आपका सोचना गलत है कि बीएसपी फाइट में नहीं है। बीएसपी ने 300 एमएलए तय कर दिए। अभी किसी पार्टी ने एमएलए को तय किया, कैंडिडेट तय किया क्या?
ये आप लोगों की सोची समझी नहीं नहीं सर, फाइट इन द सेंस सर, फाइट मतलब जितनी टक्कर बयानबाजियों में चल रही है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच, उतनी बसपा के साथ नहीं चल रही है सर। हाँ, इसको लेकर ये बात सही आपकी है, इसमें बयानबाजी चल रही है। देखिए, मैं ये साफ साफ कहना चाहता हूँ कि अभी शर्मा जी ने कह दिया कि बीजेपी के भी लोग हैं और समाजवादी पार्टी के लोग भी हैं, तो ये सारा धन बीजेपी और समाजवादी पार्टी का है। दोनों लोग लड़ रहे हैं आपस में, इसमें हम बहुजन समाज पार्टी इसमें क्या कर सकती है? लेकिन बहुजन समाज पार्टी एक सवाल खड़ा करती है जो देश के सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है। जो सोने मिले हैं 1-1 किलो के सोने, वो विदेशी सोने, हॉलमार्क जो है वो दुबई का लगा हुआ है। तो ये हॉलमार्क लगा हुआ सोना किस आधार पर, कहां से हवाई जहाज से आया कि पानी के जहाज से आया, ये सुरक्षा, देश की सुरक्षा का सवाल है। कल को RDX भी आ सकता है, कल को विस्फोटक भी आ सकता है। वाजिब सवाल है खान साहब। जी क्या कहा आपने? मैं कह रही हूँ वाजिब सवाल है, जवाब ले लेती हूँ शर्मा साहब से। शर्मा साहब जी, नहीं, मैं बिल्कुल सही इन्होंने प्रश्न उठाया। ये यदि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है, निश्चित तौर से है, तो उस पर जो है हमारी जांच एजेंसियां काम कर रही हैं। आप थोड़ा देर इंतजार कर लिए, सारे डिटेल्स बाहर आ जाएंगे। मतलब इतना सोना 1-2 दिन में तो आया नहीं होगा सर, यानी चूक रह गई और लंबे समय से रही चूक है ये। नहीं तो मुझे एक चीज बताइए ना, आपने सही भी इस बात का असेसमेंट किया कि 1-2-4 सालों में तो हुआ नहीं होगा, ये तो लंबे सालों से हुआ होगा। तो क्या मैं यदि कयास की ही बात करनी है तो मैं पिताजी ये नहीं पूछ सकता आपसे कि 2006 से लेकर 2012 तक बीएसपी की मायावती जी की सरकार थी और केंद्र में यूपीए की सरकार थी, क्या उस दौरान में नहीं आया होगा? तो जांच होने दीजिए ना, पता चल जाएगा किसके शासनकाल में क्या क्या हुआ है। खुलने तो दीजिए। क्या ये शासन में नहीं रहे? समाजवादी जो है 2012 से 17 तक नहीं रहे? क्या उस बीच में केंद्र में जो है यूपीए की सरकार नहीं रही है? ठीक है, तो ये कहते हैं आप कयास से पे बात ना करें ना। जवाब दे दूं? तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ निश्चित मसला है, तभी तो केंद्रीय एजेंसियों ने तत्काल उस पर कार्रवाई प्रारंभ की है, जांच प्रारंभ कर दी है। शर्मा साहब ठीक है, भदौरिया साहब जवाब देखिए, शर्मा साहब को थोड़ा पढ़ लिख के आना चाहिए। केंद्र की एजेंसी होती है, एयरपोर्ट पे कोई स्टेट ऑफिसर नहीं लगे होते, ना पुलिस वाले लगे होते हैं। वो 7.5 साल से आपकी सरकार है और नोटबंदी कुछ दिन पहले ही हुई थी आप, और नोटबंदी आपकी सरकार में हुई थी, तो काले नोट कैसे आ गए? जिम्मेदारी आपकी होती है। जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हो? आपके पैसे, अपने पैसे छुपा रहे हो और बाद में उसको बता देते हो, टर्नओवर बता के उसको बचाना चाहते हो उस व्यक्ति को कि 177 करोड़ का टर्नओवर भी बता दोगे और उस व्यक्ति को बचा भी लोगे, और सोना भी इंपोर्ट करवा के उसके यहाँ घर में कैसे पहुंच गया जरा बताइए। और इधर उधर कहानी मत गाइए, सुन लीजिए कान खोल के। इत्र का इनकलाब होगा और बीजेपी का उत्तर प्रदेश से खदेड़ा होगा और यहाँ बदलाव होना तय है। आप इत्र वाले इत्र की नगरी को बदनाम करना चाहते हो? इत्र की सुगंध को आप बदनाम मत करो। ये जो बीजेपी की दुर्गंध है, ये इत्र वाले हटाएंगे 2022 में, जिस तरह का आप यहाँ कारनामा करने में लगे हो। और मजेदार बात तो ये है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी को एक नेता अपना नहीं बता पा रहे हैं। आप पूछ रही तो एक ओपी जायसवाल का नाम ले रहे हैं, मैं पूछ दूंगा ओपी जायसवाल क्या करते, तो डिबेट छोड़ के भाग जाएंगे। आए भाई, क्या करते ओपी जायसवाल, जरा बता दीजिए क्या करते ओपी जायसवाल जी? जरा मैं पूछ रहा हूं आपसे, बीजेपी की किस पदाधिकारी, जरा बता दीजिए क्या पदाधिकारी है बीजेपी में? वो बताइए शर्मा जी, क्या पदाधिकारी हैं जायसवाल जी? मैं भदौरिया जी को एक जवाब दे दूं। नहीं बता, एक शब्द बताओ ना। पिताजी चुन लीजिए ना, पिताजी मैं इनको जवाब दे दूं। आप क्या व्यापार करते हैं वो? नहीं मैं और एक बीजेपी की नेता उसके इतिहास पर जाना है। लेन देन वाले अरबपति, ये कैसा सवाल पूछने का तरीका हुआ भदौरिया साहब? करोड़ों का माल भरा हुआ है, रेड करके देखो, पता चल जाएगा। ठीक, तब तुम क्या रेड करोगे? नहीं शर्मा साहब, एक सेकंड। अनुराग भदौरिया, समाजवादी का, आप समाजवादी की भीड़ से घबरा गए। अनुराग भदौरिया, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है ना? मैं आपको एक बार बोल रही हूँ, प्लीज सर रुकिए सर, जवाब ही ले लूं। शर्मा साहब बोलने कहाँ दे रही है? मैं बोला शुरू होता हूँ, आप टॉक करते हैं, मैं कब बोलूं बताइए। ये शिकायत तो आपकी जन्मों से चलती आ रही है, उसका कोई समाधान नहीं है। के शर्मा साहब। अर्पिता जी देखिए, उनके सारे डिटेल्स जो है, जब उसमें पड़े हैं, छापे पड़े हैं, तो आप उसकी पूरी जो है वेबसाइट से सारे डिटेल निकाल सकते हैं, कौन क्या किस पदों पर है। लेकिन मैं आपको दूसरी बात पर आता हूं, मुझे आश्चर्य हुआ कि ये, क्योंकि ये इतने बड़े मसले पर एक व्यक्ति की उस पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये पूरे अवैध संपत्ति का मामला है, भ्रष्ट समाजवादी। एक सेकंड, मैं आप दोनों को रोक रही हूं। के शर्मा साहब, मेरा एक काउंटर सवाल है, आप ये बताइए ना, क्या सबके जवाब दे रहा हूँ सर, क्योंकि क्या हो रहा है ना, भदौरिया साहब भी बोलेंगे, आप दोनों बोलते रहेंगे, तो सर एक एक करके आपको बोलिए। अर्पिता जी मेरी बात सुन लीजिए पहले। मेरे विपक्ष में 3 लोग बोल रहे हैं, मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। मैं अकेला व्यक्ति खड़ा हूं,
आपके सामने आप 3 लोग के शर्मा साहब, अगर सवाल का सीधा जवाब हो तो ठीक है, घुमाने से सर कोई फायदा नहीं है। मैंने तो सीधा आपसे कहा सर, वो ये पूछ रहे हैं वो क्या व्यापार करते हैं, अगर आपके पास ये जानकारी हो तो वो जानकारी दे दीजिए, फिर मेरा काउंटर सवाल है, मैं वो भी रखना चाह रही हूँ सर। नहीं अर्पिता जी, मैं किसी की हिस्ट्री लेकर थोड़ी ना बैठा हूँ, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं किसी की हिस्ट्री लेकर घूमूंगा क्या? आपने नाम पूछा, मैंने बता दिया, आप पता करा लीजिए उनका, यदि गलत है तो। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, जो बात अभी भदौरिया जी यहां पर गा रहे हैं कि इनका खदेड़ा होगा और ये होगा, मैं पूछता हूं भदौरिया जी, कहां तोता लेके बैठते हैं आप लखनऊ में? कहां पर ज्योतिषी का काम करने लगे हैं अब आप, कि भविष्यवाणी वक्ता बन गए हैं? आपको अभी अपनी स्थिति का आभास नहीं तो आप क्या ये आरोप आपके नेता लगाते? आपने ईवीएम पर आज से 1.5 महीना पहले आरोप लगाया कि ईवीएम के ऊपर आरोप लगा दिया, फिर वोटर लिस्ट पे आरोप लगा दिया। ये भगदड़ क्यों? इस तरह की बौखलाहट क्यों? आज आपके जो है उसके जो यहाँ छापे पड़ रहे हैं उनके आप संरक्षण में खड़े हो गए, आप माफियाओं के संरक्षण में खड़े होते हैं, बाहुबलियों के संरक्षण में खड़े होते हैं, आप आतंकवादियों के संरक्षण में खड़े होते हैं। तो उन्हीं लोगों पर जब हम कार्रवाई करते हैं, जब हम बुलडोजर चलाते हैं, तब आपको तकलीफ होती है। और बीएसपी के जो खान साहब अभी बोल रहे थे, मैं पूछना चाहता हूं मायावती जी के भाई आनंद, इनके ऊपर कितने करोड़ का मामला है? आप अभी कह रहे थे ना कि हमारे यहां हम ऐसा नहीं करते हैं। ये कौन है आनंद कुमार जी? ये मायावती जी के जो भाई हैं आनंद कुमार जी कौन है? खान साहब, इनके यहां भी नहीं पड़ा है क्या रेड? ये उसके भ्रष्टाचार के केस में नहीं है क्या? ठीक है, तो खान साहब आप भी, और इतनी मोटी मोटी जो मायावती जी माला पहन के आप ही नहीं बोलते रहेंगे सर। कहां के आते थे पैसे? सर डिबेट चल रही है, भाषण नहीं है सर। एक सेकेंड, एमएच खान साहब देखिए, ये जरा अमित शाह के बेटे ऊपर ईडी के छापा डलवा दे तो मान जाऊंगे बड़े बहादुर आदमी है ये। अमित शाह के बेटे का 3 साल में 4 साल में 50 गुना संपत्ति बढ़ गई। कहां से बढ़ गई बताएंगे शर्मा जी? अरे तुम्हें बात करने से पहले शर्म आनी चाहिए, मैं बिल्कुल, और बात करने से पहले ये सोचना चाहिए क्या बात कह रहे हो, किसके लिए बात कर रहे हो। सवाल इस बात का है, जवाब दो पहले जवाब दो। विदेश से कैसे आया? आप सुनिए ना, विदेश से सोना कैसे आया? किस एयरपोर्ट से आया? अहमदाबाद एयरपोर्ट से आया कि बंबई एयरपोर्ट से आया कि लखनऊ एयरपोर्ट से आया कि पानी के जहाज से आया? इसका जवाब दो, पहले इसका जवाब दीजिए। ये देश के साथ सुरक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। नोट तो हिंदुस्तान का है, भारतवर्ष का है, आप ईडी और इंटरनेट निपट नहीं। ठीक है के शर्मा साहब, कई सवाल देखिए यहाँ पर ये उठ रहे हैं जो बार बार एमएच खान साहब पूछ रहे हैं, बार बार वो सवाल उठ रहे हैं। मैं एक आज क्या है कि अमित शाह ने भी एक रैली की, अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, क्या दोनों ने कहा, पहले मैं जरा वो सुनवा देना चाहती हूँ। और के शर्मा साहब, उसके बाद सवाल मेरा आपसे होगा, वो बाइट मैं सुनवाऊंगी। लेकिन के शर्मा साहब, सवाल देखिए ये जरूर खड़ा होता है बार बार, जब आप ये कहते हैं कि आपकी सरकार अच्छे काम कर रही है, आपको याद होगा किस एजेंडे के साथ आप उतरे थे। विकास का एजेंडा था, जाहिर तौर पर याद है सर कि मैं एक बार फिर से वो नारा याद दिलाऊं सर, याद होगा आपको, विकास के एजेंडे के साथ आप उतरे थे। आज अमित शाह जब रैली करते हैं सर, तो वो क्यों विकास की बात नहीं कर रहे? 370 गिनाते हैं, जो 3 तलाक वापस हुआ उसकी बात करते हैं, मथुरा का एजेंडा चुनाव में आ जाता है, रामलला का मुद्दा तो चल ही रहा था, क्या विकास की बात? क्योंकि आज अखिलेश यादव ने जब कन्नौज में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने विकास की बातों पर बात की कि कन्नौज के लिए क्या क्या योजना समाजवादी पार्टी ला रही थी और बीजेपी की तरफ से वो सब नहीं किया गया। आप क्या विकास से हटकर अब दूसरे मुद्दे ला रहे हैं? क्या कोई तोता आपने भी पाल रखा है जिसने वो भविष्यवाणी कर दी कि क्या होने वाला है, इसलिए एजेंडा चेंज किया आपने? अर्पिता जी, कितने मिनट का भाषण था अमित शाह जी का? आपने पूरा भाषण सुना है उनका? क्या बोला है उन्होंने? आपको सेलेक्टिव 3 बातें उसमें समझ में आई। क्या धारा 370 हटाना गलत है? आपने क्या पूरा उसकी चर्चा हमने कर? नहीं चर्चा कीजिए सर। मैं क्या बात कर रही हूँ, मैं पूछ रहा हूँ एजेंडा चेंज हुआ है क्या? ये कहिए ना, एजेंडा चेंज हो गया है, सबसे कौन सी बड़ी बात हो गई? 370 वाली बात की बड़ी चीज है। कंपनियां घाटे में नहीं है, अगर बाइक तैयार हो गई हो तो बताइए। तो इनकी कंपनियों आप मुझे बोलने दीजिए ना। नहीं एमएच खान साहब, किसी दिन भी आप बोलने देंगे तो मैं बता दूंगा। ये चुनाव संपन्न होने के बाद ही चुनाव को देखिएगा, बंद कराइए तब मैं बोलूंगा। अब पिताजी ऐसे कैसे डिबेट हो सकता है? ऐसे कैसे डिबेट हो सकता है? ये बगुला भगत है, इनके पास कुछ नहीं है। ऐसे कैसे डिबेट हो सकता है? आप मुझे बताइए, ऐसे कैसे डिबेट ऐसे ही हो सकता है कि पहले बात करो महंगाई पर, बात करो किसानों के ऊपर, बात करो नौजवान को नौकरी के ऊपर, बात करो महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर। डिबेट ऐसे नहीं हो सकता
अर्पिता जी आप कंट्रोल नहीं कर पा रही है तो मैं ये क्या बात कर मुझे सकता समझ नहीं आती। जब विपक्ष में चले जाते हैं तो ही जनता की याद क्यों आती है भाई? नहीं, क्यों नहीं, आपको मुझे- तब याद आती है कि बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए, रोजगार पर बात होनी चाहिए? जब विपक्ष में होते हैं तो ही ये क्यों आपको याद आता है? जब आप अर्पिता सत्ता जी- में थे आपने कितनी बात की इसकी सर? अर्पिता जी सुन लीजिए, अर्पिता जी सुन के लीजिए। शर्मा साहब एक सेकेंड। अच्छा महंगाई पे बोल दो, चलो महंगाई पे बोल दो, शर्मा जी महंगाई पे बोलो। नहीं, मैं तो अभी आपके प्रश्न के जवाब में सारे लोगों के साथ दे रहा हूँ। नहीं, महंगाई पे बोलो थोड़ा, आप मुझे बेरोजगारी समय पे दीजिए, बोल दो। मुझे तो आप बीच में जो है आप नहीं, कंट्रोल महंगाई नहीं पे कर बोलो, पा रहे हैं लोग। बेरोजगारी पे भदौरिया साहब बोलो, एक महिला सेकंड। अत्याचार। शर्मा कोई भी साहब, इसमें कुछ भी कहीं चिल्लाने लगता है तो फिर ऐसे कैसे होगा? शर्मा मैं- साहब मेरा देखिए सवाल मैं एक बार रिपीट कर दूं क्योंकि बिल्कुल, मुद्दा ना बिल्कुल। बहुत भटक जा रहा है। मेरा सीधा सा सवाल ये है, क्या बीजेपी ने आगे आने वाली स्थितियों को या जो अभी चल रहा है उसको भांपते हुए कोई एजेंडा बदला है? क्योंकि विकास की जितनी बात पहले हुआ करती थी अब उतनी बात नहीं हो रही, क्योंकि अब आपको तो इसके साथ उतरना होगा ना कि आपने 5 साल सरकार में क्या किया, बजाय इसके विकास की बात करते हुए 370, 3 तलाक, इन मुद्दों पर, या मथुरा में मंदिर बनेगा, क्या इन मुद्दों के साथ आप चुनाव में जा रहे हैं या मुद्दा कुछ और? या फिर ये भी चल रहा है छापेमारी, इससे आप दबाव की राजनीति कर रहे हैं? देखिए, कोई मुद्दा नहीं बदला है। हमने स्पष्टता के साथ कहा है कि हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। हमने जो वहां पर आम जनता के लिए, गरीब जनता के लिए जो कार्य किए हैं, हम उन्हीं विकास कार्यों की बात कर रहे हैं। यदि हमने 2.5 करोड़ से ज्यादा वहां पर शौचालय उत्तर प्रदेश में बनाए हैं तो हम उसकी चर्चा कर रहे हैं, हम जनता के बीच जा रहे हैं और अपनी बात को उनको बता रहे हैं। यदि हमने वहां पर 4.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी है तो हम उसकी भी बात कर रहे हैं। यदि हमने वहां पर मुफ्त में जो है कनेक्शन, गैस कनेक्शन दिए हैं तो हम उसकी भी बात कर रहे हैं। हम जनता को वहां पर अभी जो है निःशुल्क में अनाज दे रहे हैं तो हम उसकी भी बात कर रहे हैं। सारी चीज कर रहे हैं, लेकिन मुझे आप कह रहे हैं कि आप एजेंडा बदल रहे हैं। मैं पूछता हूं अर्पिता जी कि कौन लेकर आया वहां जिन्ना की बात किसने चालू की? तो क्या उसका जवाब न दें? आप हमारे देश के महापुरुषों के साथ उस देश विरोधी व्यक्ति की यदि तुलना करेंगे और साथ खड़ा करेंगे तो हम जवाब नहीं देंगे आपको। कौन गया अयोध्या में जाके ब्राह्मण सम्मेलन करने? क्यों? ये अयोध्या जो अछूती जाती थी, जब ये मुख्यमंत्री इनके होते थे तब कोई अयोध्या नहीं जाता था। जब जिस कार सेवकों की आपने भदौरिया हत्या साहब, की, आज शुरुआत आप वहां परशुराम का शुरुआत वो तो लगा जिन्ना रहे से हैं, हो गई, तो हम आपसे फिर आप खुद जिन्ना करते हैं, फिर कहते हैं रोजगार पर बात करो, जिन्ना करते हैं, फिर कहते हैं महंगाई पर बात कर लो। देखिए हम आप विपक्ष के तौर पर अपना एजेंडा शायद तय नहीं कर पा रहे हैं। जब महंगाई हम याद दिलाते हैं, आपने देखा अभी तक ये महंगाई भूले होते पूरे डिबेट में। जैसे हम लोगों ने महंगाई याद दिलाई तो उनको याद है, अरे महंगाई मुद्दा है क्या, चलो महंगाई पे कुछ बोलते हैं सोच के। अरे भैया, महापुरुष गांधी जी को जब मारने की बात करने वाले को आप लोग डिबेट छोड़ के भाग जाते हो। कोई डिबेट में नहीं आया जिस दिन महात्मा गांधी को गाली दी गई और पूरे देश में डिबेट हो रही थी, बीजेपी के प्रवक्ता किसी चैनल पे नहीं थे, तब कहां सो रहे थे? इस डिबेट को आपने कहां छापे से चालू किया? बोलिए नाथूराम गौड से मुर्दाबाद है, देखिए, बोलिए नाथूराम गौड से मुर्दाबाद है। विषय पे ये बात ही नहीं कर पा रहे हैं। देश में आतंकवादी है, अनुराग भदौरिया कहीं से कहीं भाग रहे हैं। बोलिए नाथूराम गौड से मुर्दाबाद है। जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गांधी को मारने वाला को जिंदाबाद की नारा लगाते हैं, क्योंकि ये विषय पर नहीं रुक सकते, इनको जवाब मिल जाएगा। मैं इनसे पूछ रहा हूं अंग्रेजों से कि माफी हिंदू मांगा कार करते थे, सेवकों की एक बात हत्या सुनिए ना करने सर, वाले एक आम नागरिक के तौर पर भाग लेने से मना कर एक एंकर आम नागरिक की आवाज बनकर यहाँ बैठता है। एक सेकेंड भदौरिया साहब एक सेकेंड। एक आम नागरिक की आवाज बनकर यहाँ पत्रकार बैठता है, एक सवाल पूछो तो ऐसा झांझाव चलने लगता है। जितनी जनता है जब सवाल पूछना शुरू करेगी तो आप नेता कैसे जवाब दीजिएगा सर? आपने मुझसे आप लोग नहीं लॉजिकल, अरे भदौरिया साहब शांति से रहिए। वो अगर लॉजिकल बात कर रहे थे तो आप सुन के जवाब दे देते, या फिर लड़ने से सर समाधान हो जाएगा समस्याओं का। सर रुक जाइए, मैं उन्हीं का जवाब दे रहा हूं। एक सेकेंड और क्या हुआ? एक सेकेंड मैं आप दोनों को रोक रही हूं। जिस बाइट का जिक्र मैं कर रही थी अमित शाह और एक सेकेंड सर, अमित शाह और अखिलेश यादव की, ये जरा बाइट सुनिए, बयान सुनिए, उसके बाद मैं आ रही हूं। ये भारतीय जनता पार्टी वालों ने काऊ मिल्क प्लांट के लिए सत्यानाश कर दिया है। और मैंने ये कहा था कि काऊ मिल्क का अगर हमें 4 रुपया भी ज़्यादा देना पड़ेगा तो हम किसानों को 4 रुपया देंगे ज़्यादा, जिससे कि गाय बढ़ जाए और उसका मिल्क भी बढ़ जाए। यहाँ पर परफ्यूम का कोर्स शुरू करने के लिए, क्योंकि परफ्यूमरी एक बड़ी इंडस्ट्री है, इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा था जिसमें कि परफ्यूमरी पर एक कोर्स होता। यहाँ पर बच्चे पढ़ते, परफ्यूमरी का कोर्स करते, न केवल यहाँ पर उद्योग की मदद करते, बल्कि दुनिया में भी कैसे कन्नौज के इत्र का डंका बजता।
कन्नौज का इत्र दुनिया में डंका बजता, वैसे यहाँ के नौजवान निकलते, वैसे साइंटिस्ट निकलते, वैसे परफ्यूमर्स निकलते और दुनिया में कन्नौज के नाम का डंका बजता। वो इंजीनियरिंग कॉलेज जितना बना था वो वैसे ही का वैसा आज पड़ा हुआ है। सालों तक प्रभु श्री राम लल्ला के जन्म स्थान के लिए संघर्ष किया है। इसको रोकने के लिए ये सपा बसपा कांग्रेस जब भी शासन में रहे ढेर सारे कृत्य किए। आज आपने पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। श्री नरेंद्र मोदी जी इसके प्रधानमंत्री बने और आज मैं देख कर आया हूं राम लल्ला का मंदिर वही स्थान पर आज जोर शोर के साथ बन सकता है। शर्मा साहब, इसी बयान का जिक्र मैं कर रही थी। जब अमित शाह ने अपना बयान शुरू किया तो उन्होंने किस मुद्दे पर बात की, अखिलेश यादव ने किस मुद्दे पर बात की? वो कह रहे हैं बीजेपी ने विकास कामों में रोड़े अटकाए, अमित शाह कह रहे हैं कि राम मंदिर के कामों पर रोड़े अटकाए गए। किस पे? मुझे एक चीज बताइए, अखिलेश यादव क्या 5 दिन सरकार में थे या 5 साल सरकार में थे? जो ये बात वहां पर दुनिया भर की जो लंबी लंबी हाँक रहे हैं बैठ के कि हाँ ये हमने योजना बनाई थी, हमने वो योजना बनाई थी, हमने ये योजना, तो क्यों नहीं पूरा किया? 5 साल क्या कर रहे थे? घास छिल रहे थे वहां पे बैठ के। आपको काम नहीं करना क्योंकि आप भ्रष्टाचार कर रहे थे, आप माफियाओं का संरक्षण कर रहे थे, इसलिए आप जो है आप योजनाएं तो आपने एक दिन में 910 योजनाओं का जो है लखनऊ के अंदर में पार्क में आपने शिलान्यास किया, वो भी चुनाव के 10 दिन पहले। आपके बोलने के समय कोई बोलता है तो तकलीफ बहुत होती है आपको सर। अरे क्यों मुझे बोलने नहीं दिया? मुझे बोलने नहीं दिया। आपको सर हमेशा ऐसा लगता है कि आपको कभी बोलने नहीं दिया जाता है। क्यों बोलने दूंगा? सर डिबेट चलती है, भाषण नहीं चलता है, एक ही शख्स लगातार बोलता रहेगा सर। सब बोलेंगे लेकिन समाजवादी गुंडागर्दी नहीं बोलेंगे। एक सेकंड, ये समाजवादी गुंडागर्दी मत कीजिए यहाँ पर। मैं ये कहता हूँ मैं आपसे शर्मा साहब, ठीक है आपको घुमा दिया, मैं सीधा सवाल पूछ लूं? नहीं, मैं बात तो करूं, आप मैं अपनी बात तो करने दीजिए मुझे, जो मैं कह रहा हूं। मैंने ये पूछा, आप ये बार-बार इतना कुछ कह रहे हैं। बदला है कि नहीं बदला है सर? राम मंदिर, मथुरा, 370, 3 तलाक, यही मुद्दे हैं। आज क्यों नहीं अमित शाह गिना रहे थे कि जैसे हमने ये काम शुरू किए, हमने ये विकास की योजनाएं शुरू की? ये योजनाओं का जिक्र अगर होता भी है तो बहुत कम होता है। जिक्र राम मंदिर का होता है, जिक्र मथुरा का होता है, योगी आदित्यनाथ मथुरा की बात कर देते हैं, केशव प्रसाद मौर्य मथुरा की बात कर देते हैं। तो बताइए ना, एजेंडा चेंज किया है आपने या लग रहा है कि आगे रात मुश्किल है? देखिए मैं जवाब दे दूं, मुझे अब शांति से इसी पर दीजिएगा, मैं बहुत शांति से सुनूंगी अगर मेरे ही सवालों का जवाब आपके उसमें आऊंगा, बिल्कुल आपके इस पे आऊंगा। मैं आपको कह रहा हूं, अभी आपने पहले तो आपने कहा कि वो विकास का जिक्र ही नहीं करते, फिर आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा जिक्र करते हैं, फिर आप इस पे आ रहे, तो धीरे धीरे आप स्वीकार लेंगे क्योंकि 40 मिनट यदि उनका पूरा भाषण आप सुनेंगे तो आप उसमें तमाम, लेकिन उसमें इन बातों का जिक्र भी है। सवाल है बिल्कुल, मैं इसीलिए कह रहा हूं। और इस बातों का जिक्र क्यों है मैं अभी बताता हूं आपको। यह एक चीज आपको मानना चाहिए, उत्तर प्रदेश में अयोध्या, काशी और मथुरा 3 ऐसे तीर्थ स्थल हैं जिसमें से बहुत बड़ा व्यवसाय, बहुत बड़ा रोजगार जनता को मिलता है। इसका विकास करना, क्या इससे वहां पर तीर्थाटन नहीं बढ़ रहा? क्या वहां रोजगार नहीं मिल रहा लोगों को? क्या वहां पर पर्यटन नहीं बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर में? क्या वहां की आमदनी नहीं बढ़ रही है? तो उसकी बात क्यों ना करें? यदि हम ये तो कभी अयोध्या की बात हम जब करते थे, आज तो ये कहते हैं कि अयोध्या पर भी ये अपना अधिकार जमाने की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि साहब ये तो ऐसा हुआ था, कांग्रेस कहती है हमने शिलान्यास किया था। लेकिन यही लोग थे ना, यही लोग थे जो कार सेवकों के निहत्थों कार सेवकों की इन्होंने हत्या करवाई। यही लोग थे वहां पर जिन्होंने भगवान राम मंदिर का विकास होगा, उससे रोजगार बढ़ेगा, है ना सर? क्यों नहीं बढ़ेगा साहब? आप मुझे एक चीज बताइए, यदि हम वहाँ क्लियर हो गया सर, एकदम क्लियर हो गया। यही तो पूछ मेरी बात होने दीजिए, मेरी बात होने दीजिए। नहीं सर, भदौरिया साहब को भी बोलना है सर, आप सब कैसे भी ज्यादा। वहाँ एम्स बन रहे हैं, वहाँ नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, वहाँ पूर्वांचल एक्सप्रेस बन रहा है, वहाँ पर जो है तमाम और योजनाएं जो है लागू हो रही है, साथ में ये भी हो रहे हैं। तो उसका भी जिक्र क्यों ना करें? ठीक है। और शर्मा साहब आप प्लीज आप बोलिएगा मत, भदौरिया साहब को भी कंप्लीट करने दीजिएगा जी। देखिए इनका झूठ देखिए, यहाँ पे ये बन रहा है, वहां वो बना कुछ भी नहीं है, सब बन रहा है। मतलब सबका इन्होंने शिलान्यास किया है कि चुनावी शिलान्यास जिसको बोलते हैं। और जहां तक ये आपने इतना कुरेदा सब कुछ बोला, लास्ट
में इनका एजेंडा क्या है? वहीं घूम रहे। धर्म हमारा आस्था का विषय है प्रभु, राजनीतिक विषय नहीं है। धर्म के बारे में बोलेंगे तो भागने लगोगे। अयोध्या में जरा बता दो, राम के बारे में कौन सा शब्द है जो सब मंदिरों में, राम के मंदिरों में बोला जाता, जरा बता दीजिए। कौन सी राम के बारे में कौन से दो शब्द, दो लाइन बता दीजिए जो हर मंदिर में अयोध्या में पढ़ी जाती, बताइए। कहो मैं आदि कहो पहली लाइन बता दें, दूसरी आप बता दोगे? प्रभु राम के बारे में कौन सी लाइन पढ़ी जाती है आरती के नाम पे? बताइए भैया, बताइए। चलो मैं सुनना चाहता हूँ। अर्पिता जी, मैं अर्पिता जी, मैं जवाब पहली लाइन बताओ, जवाब अर्पिता जी जवाब दूं? बताओ। अरे पहले जवाब दूं इनको, मैं जवाब दूं? लाइन बताओ, जवाब मत दो, लाइन बताओ। सुन लीजिए भैया, सुन लो। अरे मैं तुम्हारे क्यूज क्वेश्चन में, क्यूज उसमें थोड़ी ना आया हुआ हूँ। मैं तुम्हें पूछता हूँ तुम्हारे नाम से, आपके नाम पर तो भगवान राम का नाम आना ही नहीं चाहिए। इसलिए नहीं आना चाहिए कि राम भक्तों के हत्यारे हैं आप किस मुंह से बात कर रहे हैं? आप किस मुंह से बात कर रहे हैं? राम भक्तों की हत्या करने वाले लोग आज भगवान राम की बात कर रहे हो, आप अयोध्या की बात कर रहे हो। अयोध्या में जो दीपावली मनती थी, आपने ये कह के मना कर जब भी देखिए यहाँ सीधी सी बात, एक पत्रकार के तौर पर शायद आप भी महसूस कर रहे हो, बात यहाँ शुरू कीजिए आप विकास, महंगाई, रोजगार की, और वो खिंचकर कहीं और मुद्दा चला जाता है सर। और ऐसा जनता जो इस वक्त टीवी पे देख रही होगी, वो अपने आप को कितना ठगा हुआ महसूस कर रही होगी कि उनसे जुड़ा हुआ मुद्दा तो कभी बात हो ही नहीं पाती उसमें सर। मुझसे पूछ रहे हैं अर्पिता जी? जी आपसे जी। अर्पिता जी, महत्वपूर्ण बात है, आपने जिस तरह से डिबेट की उससे समझ में आ गई बात कि सब लोग पॉलिटिकल हम्माम में बैठे हो। और हम्माम की सबसे बड़ी खराब बात यह है कि वो पॉलिटिकल हम्माम है तो सही, शीशे की दीवार है और उस पर कर्टेन्स भी नहीं है, तो थोड़े बहुत कर्टेन्स थे वो आपने हटा दिए हैं, तो वो सब कुछ दिखाई दे रहा है। मुश्किल यह है कि सभी पॉलिटिकल पार्टी एक ही तरह से बिहेव कर रही हैं। अखिलेश यादव जब कैचीवादी पार्टी बोलते हैं बीजेपी को, तो उसका मतलब होता है कि वो शिलान्यास उन्होंने किए थे, वो योजनाएं शुरू नहीं की गई, उसको भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव के आखिरी आते आते वही शिलान्यास के रास्ते पर पहुंच गई है। कन्नौज में इत्र के कॉलेज बनाने, रिसर्च सेंटर बनाने की बात, कन्नौज तो अखिलेश यादव और पूरे समाजवादी पार्टी का बड़ा सेंटर है। 5 साल ये और उससे पहले मुलायम सिंह की सरकार रही, तो उसमें क्यों नहीं किया गया? आपने बार बार, मेरे प्रिय मित्र भी हैं और विद्वान भी हैं के शर्मा, उनसे बार बार पूछा लेकिन वो जवाब नहीं दे पाए। सवाल ये नहीं कि कौन कौन लोग बीजेपी के व्यक्ति के तौर पर वहां पर शामिल हुए, इसका मतलब है कि सभी पार्टी में उसी तरह की गड़बड़ चल रही है। सोने का हिसाब आपने पूछा, उसका जवाब नहीं है। कैश का आपने पूछा, कैश तो 2016 की नोटबंदी के बाद का ही आया होगा ना, क्योंकि मैंने वो नोट देखे, वो सारे 2016 की नोटबंदी के बाद के नोट हैं। लेकिन वो मुद्दा ये है कि सब लोग इसको टालना चाहते हैं, जहां आप पहुंचना चाहती हैं उसके अलावा हम ऐसे राजनीतिक चौराहे पे खड़े रहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में कि जब आप अपनी सड़क से मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं तो वो कहते हैं नहीं, इस सड़क से नहीं, हम दूसरी सड़क से चलेंगे। तो वो सब लोग अपनी अपनी कमजोरियों को छुपाने की कोशिश करते हैं और अपने अपने मुद्दों के साथ जनता के जो मुद्दे हैं, जनता के जिस सवालों को आप बार बार कर देंगे, अच्छा लग रहा है कि आप बार बार उस सवाल तक पहुंचना चाहती हैं, लेकिन वो लोग सफल होते हैं बार बार उससे दूर जाकर, और वो आपको फिर से ऐसे चौराहे पे खड़ा करते हैं जहां से वो सवाल तो दिखाई देता है लेकिन उसका जवाब नहीं मिलता है। लेकिन जब चुनाव आते हैं ना, तो जनता जो है वो जरूर उन सवालों का जवाब ढूंढ ही लेती है, जिन्होंने नहीं दिया होता उनसे भी और जिनको जो देते हैं जवाब उनसे भी। ओशो ने कहा था एक बार कि इस देश में कोई कानून नहीं है अपराध के खिलाफ, जो पकड़े जाते हैं ना उनके खिलाफ अपराध वो है कानून। तो जो पकड़ा जाता है वो चोर है। अब वो जो पकड़ा जाएगा वो ये इस आधार पर नहीं छूट सकता कि आपने मेरे पड़ोसी जो नहीं पकड़े गए हैं वो भी चोर है। तो जो पकड़े जाते हैं उनको भी यदि सजा मिले और उसमें सब लोगों पर नजर हो तो इस पर ज्यादा बेहतर हो सकता है। और मैं कह रहा हूँ कि आपका इशू, आप लगे रहिए कि विकास की बात, जनता की बात जो आप जिस तरह से उठा रही हैं उसके जवाब आपको मिलेंगे ही, आप इनको छोड़ नहीं सकते। बिल्कुल। और देखिए सीधा सा मतलब तो ये है कि कभी भी आप शुरू कीजिए जनता के मुद्दों से, मुद्दा भटकता जरूर है, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि वापस से मुद्दे पर लाया जाए और जिनकी जवाबदेही बनती है उनसे सवाल हो और जिसकी गलती हो उनसे सवाल हो और जो गलत सवाल कर रहे हैं सवाल उनसे भी हो। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जंगल में हमारा आज का सवाल था, क्या यूपी में इत्र कारोबारियों पर छापेमारी के पीछे सियासत है? जवाब में 36% लोगों ने कहा हाँ, लेकिन 64% लोगों का मत है कि नहीं, इसके पीछे कोई सियासत नहीं है। फिलहाल छापेमारी अपनी जगह, लेकिन अलग अलग राजनीतिक दलों का बयान अपनी जगह और खींचतान अपनी जगह। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।